दोस्तों, इंडिया एयरलाइंस की यानी गठबंधन की आज दो मीटिंगें हुई, एक अमरोहा में, एक मेरठ के अंदर। और आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी के पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह ने अमित शाह के झूठ का पर्दाफाश किया। आम आदमी पार्टी तो हमेशा से नियम और कायदे की बात करती है, मगर सीएम अरविंद केजरीवाल ने 8-8 समन स्किप कर दिया है। कोई भी समन स्किप नहीं किया, बिल्कुल गलत बात है। कोर्ट ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इसमें बेल मिलना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि इसमें 2018 में एक संशोधन किया मोदी जी की सरकार ने, जिसमें आपको जेल में जब तक ईडी चाहे तब तक रखा जा सकता है। इनका मकसद है इस पार्टी को खत्म करना। 9 अप्रैल के हाईकोर्ट की एक टिप्पणी है, मैं टिप्पणी आपको पढ़ के बताता हूं। अदालत के सामने पेश की गई फाइलों से पता चलता है कि ईडी ने कानून के आदेश का पालन किया। ईडी ने जो सबूत दिए उससे पता चलता है कि केजरीवाल ने षड्यंत्र रचा, वो पैसे के उपयोग और उसे छुपाने में शामिल थे। जब कोर्ट के सामने आप सारे तथ्य सामने रखेंगे इन्हें, तो जो आप रखेंगे वही तो कोर्ट मानेगा। कि बहुत सारे बयान जो मंगुंटा रेड्डी के, राघव रेड्डी के, शरद रेड्डी के अलग अलग समय पे लिए गए, उसमें तो कहीं केजरीवाल का जिक्र ही नहीं था। और जैसे ही केजरीवाल का जिक्र आता है, बेल मिल जाती है इन लोगों को। कोर्ट ने हाल ही में उस पर कहा है कि जो भी बयान दर्ज किए गए हैं वो पीएमएलए के साथ साथ सीआरपीसी की धारा 167 के तहत भी दर्ज किए गए हैं। और इन बयानों पर सवाल उठाना, एक तरह से कोर्ट पर सवाल उठाना और माननीय न्यायाधीश पर आपेक्ष लगाना, ये कोर्ट की टिप्पणी है। एकदम नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो रखो ना भाई। पीएमएलए की धारा दर्शकों को बता दें 70 के तहत जो कंपनी इस मनी ट्रेल में जो पूरा कानून है उसके अंदर आती है, उसका मुखिया जो होता है उसे भी दोषी करार दिया जाता है। तब तो नड्डा जी भी दोषी हो जाएंगे। तो इस पूरे मामले में तो इस हिसाब से तो नड्डा जी का तो साफ 60 करोड़ रुपए मिल रहा है। तब तो नड्डा जी को भी जाना पड़ेगा और उनके कोषाध्यक्ष को भी जाना पड़ेगा जी। कोर्ट तो इस पर बोल चुकी है कि कौन किसे चुनावी बॉन्ड देता है, कोर्ट का मुद्दा नहीं है। नया तर्क कोर्ट के सामने आप क्या रखेंगे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल है, इसको आप सामने कीजिए। तो उस पर नीचे की कोई कोर्ट तो टिप्पणी कर नहीं सकती। 9 अप्रैल की ये टिप्पणी है, जब कोर्ट ने कहा था कि जब आपके वकील ने जो तर्क रखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है और इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए, उसके बाद उन्हें जमानत मिली, उस पर कोर्ट ने कहा कि जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, किसने किसे इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, ये पूरा मुद्दा कोर्ट का है ही नहीं, हम तो इस केस की बात कर रहे हैं। ये तो मैं भी कर रहा हूँ। मेरठ के अंदर जो रैली हुई गठबंधन की, उसके अंदर माननीय अखिलेश जी ने सिलसिलेवार अपनी बात को रखा। उन्होंने जहां एक बात अग्निवीर की रखी, तो दूसरी तरफ उन्होंने युवाओं के बेरोजगारी की भी रखी और भ्रष्टाचार का मामला भी उजागर किया। एक तरफ उन्होंने बात इलेक्ट्रिक बोर्ड की करी, तो दूसरी तरफ किसानों की करी। तो एक तरफ किसानों की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो भीमराव अंबेडकर की भी बात कर रहे थे और दलित समाज को भी लिया। यानी सिलसिलेवार उन्होंने बुनकरों की समस्याओं को भी सामने रखा और महिलाओं की समस्याओं को भी उन्होंने अपनी योजनाओं के अंदर उनकी अपनी योजनाएं गिनाई कि हम महिलाओं को क्या देने जा रहे हैं। इसी तरह से अमरोहा के अंदर भी जब दोनों युवा नेता यानी अखिलेश और राहुल गांधी बैठे हुए थे, तो मंच का नजारा ही दूसरा था। यानी लोग सुनना चाहते थे राहुल गांधी को। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंच को संबोधित किया और मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रहार किया कि ये मोदी की गारंटी नहीं है, बल्कि मोदी की घंटी है। हम गारंटी मानते हैं संविधान की, हम संविधान की गारंटी मानते हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर की गारंटी को मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है वो संविधान को बचाने का है और ये चुनाव जो है बेरोजगारी जो बच्चों के अंदर बेपनाह की है, उस बेरोजगारी को किसी तरह से मिटाने का ये चुनाव है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। इसके बाद में राहुल गांधी ने बतलाया, राहुल गांधी जी अपने सिलसिलेवार बोलते गए, उन्होंने बताया कि मात्र 22 लोग हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनके पास इतनी धन दौलत है जितनी देश के 70 करोड़ों के पास है। उन्होंने आगे चलकर ये भी कहा कि देश जो है जिस दिशा में जा रहा है, यानी उस
संविधान को ये समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं और हम संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। मेरठ के अंदर अखिलेश यादव ने जो मूल समस्याएं रखी वो नौजवानों के ऊपर उनका मार्गदर्शन रहा कि मेरठ से नौजवानों की भर्ती सबसे ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि मात्र 4 सालों के लिए नौकरी देना ये उचित नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद में हम इस अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे और पहले की तरह ही नौकरियां मिला करेंगी। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से बुनकरों की हालत आज बहुत ज्यादा खराब है, वो आगे चलकर हम उनकी हालत को पूरी तरह से सुधार करेंगे। और बहनों के लिए कहा कि हम गरीब जो परिवार है, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उसमें एक मुखिया जो घर की औरत होगी उसको प्रति महीने 8,500 रुपए आएंगे, यानी 1 साल के अंदर उसके खाते में 1 लाख रुपया पहुंचेगा। आगे चलकर उन्होंने वही बात दोहराई कि हम ये चुनाव जो है ये संविधान को बचाने का है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, 2024 का चुनाव जो है वो संविधान को बचाने का है। हम संविधान को बचाना चाहते हैं और ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यदि आप लोगों ने स्थानीय प्रत्याशी की तरफ इशारा करतेगा कि आप लोगों ने अगर प्रत्याशी को नहीं विजय किया तो ये समझ लो कि संविधान को आप बचा नहीं पाओगे। आगे चलकर उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि हर पूरे देश के लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर दुनिया का आजाद भारत के बाद में ये सबसे बड़ा घोटाला है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला रूलिंग पार्टी ने किया है और जगह जगह ये अपने को साफ जाहिर करती है। और इलेक्ट्रिक बोर्ड को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको अगर पर्दाफाश नहीं किया होता तो ये मालूम ही नहीं चलता कि ये इतना बड़ा घोटाला रूलिंग पार्टी कर रही है। उधर से दिल्ली के अंदर इमरजेंसी मतलब एक मीटिंग बुलाई, तमाम पत्रकारों को एक मीटिंग बुलाई। संजय सिंह कद्दावर नेता हैं आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने कहा कि अमित शाह ने राष्ट्रीय न्यूज चैनल के ऊपर एक बहुत बड़ा झूठ बोला है और उन्होंने बतलाया कि मध्य प्रदेश की यूनिट ने शरद रेड्डी से 5 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर लिए हैं, जिसको अमित शाह ने यह कहा कि हमें मालूम नहीं था कि वो आरोपी है, अगर रिश्वत ली तो गलत किया है। तो इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि रूलिंग पार्टी इस बात को मान रही है कि हमने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक बोर्ड के जरिए भ्रष्टाचार किया है और रिश्वत ली है। आगे चलकर संजय सिंह ने तमाम पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ये पार्टी ये जो है एक षड्यंत्र के अनुसार जो है ये केजरीवाल को जेल में डाले हुए हैं। बल्कि संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि ये जो है ये कमल छाप दारू घोटाला है जो भाजपा ने किया है। शरद चंद्र रेड्डी जो 2021-22 में जिनके पास दिल्ली में दारू का ठेका था, उसमें वो 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ जो है वो रिश्वत के तौर पर रूलिंग पार्टी को देते रहे। शरद चंद्र रेड्डी 9 नवंबर 2022 को इनके पर ईडी का छापा पड़ा और 10 नवंबर को शरद चंद्र रेड्डी गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद में 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपया इन्होंने रूलिंग पार्टी को दिया। अब देखने की बात यह है कि 10 नवंबर को गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तार होने के बाद में 15 करोड़ रुपए का यानी 5 करोड़ रुपए ये रूलिंग पार्टी को चंदा देते हैं। यानी जो आदमी पहले से ही जेल में है उसने किस तरह से चंदा दे दिया। लेकिन
इस सरकार के अंदर सब कुछ संभव है। आगे उन्होंने बतलाया कि यही आदमी ने बतलाया कि 20 जनवरी 2023 को इसने बतलाया कि मेरे ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव डाला जा रहा है और वो लोग चाहते हैं कि जो जो मैंने बयान दिए हैं उस पर वो हस्ताक्षर करें। और 20 जनवरी को ही इन्होंने 100 करोड़ रुपए के बारे में बतलाया कि 100 करोड़ रुपए का किसी पार्टी को मैंने कोई चंदा नहीं दिया है और ये बातें जो अफवाह उड़ रही है ये बिल्कुल निराधार हैं। ये शरद चंद्र रेड्डी का बयान 20 जनवरी 2023 को आया। 26 अप्रैल को उन्होंने बयान दिया कि मैंने कुछ हिस्सा देने के लिए हाँ भरी थी, यानी मेरे कुछ पैसा देने के लिए कुछ मैं तैयार था। और 8 मई 2023 को ये सरकारी गवाह बन जाता है। 8 मई 2023 को शरद चंद्र रेड्डी की बेल हो जाती है हाई कोर्ट से और शरद चंद्र रेड्डी बतलाते हैं कि मेरे कमर में दर्द है। यानी कमर दर्द इतनी बड़ी बीमारी है कि शरद चंद्र रेड्डी को जो है ईडी इसका विरोध नहीं करती और ये इसको बेल मिल जाती है। और शरद चंद्र इससे जबकि ईडी ने इससे पहले ये कहा कि ये आदमी ही बहुत बड़े घोटाले का किंग पिंग है। और उसके उपरांत 2 जून 2023 को ये सरकारी गवाह बन जाता है। ये सब बातें संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही, जिसमें इस बातों का कहने का मकसद ये था कि रूलिंग पार्टी जो है बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला कर रही है और रूलिंग पार्टी अपने मुंह से स्वीकार कर चुकी है कि उसने मध्य प्रदेश यूनिट को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। जब अमित शाह से पूछा गया तो अमित शाह ने जवाब दिया कि हमें मालूम नहीं कि वो चंदा किसने दिया। अगर वो अपराधी है तो उसको चंदा नहीं देना चाहिए था। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का